नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड वन दरोगा मॉडल पेपर सेट 2। इससे पहले हम उत्तराखंड वन दरोगा मॉडल पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आपको वो मॉडल पेपर कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे ही वन दरोगा के 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन 12 जो मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, एग्जाम नज़दीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 या 12 दिन बचे हैं और आप जितने ज़्यादा आपने पढ़ लिया होगा और जितना ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके जो सिलेबस दे रखा है यूके ने उसके बेस पर उस पर वो आधारित हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा और ज़रूर आपको प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन पेपर सोल्व ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज का आज मॉडल पेपर 2 यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। देखो, जनरली जो पदार्थ की सामान्य अवस्था होती है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें जो सही आंसर है पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, तो प्लाज्मा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो कुल तो यहाँ पे पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं कुल होती हैं पदार्थ की, लेकिन सामान्य अवस्थाएं कितनी होती है पदार्थ की, 3 ही होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब यहाँ पे जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। जबकि जो 5वीं अवस्था है पदार्थ की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसकी गणना 2 वैज्ञानिकों ने की। एक थे बोस, जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने सर्वप्रथम पदार्थ की 5वीं अवस्था है उसकी गणना की थी। और इसी गणना के आधार पर जो आइंस्टाइन थे उन्होंने पदार्थ की नई अवस्था बताई। तो 5 अवस्थाएं आपको जरूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको कहा जाता है द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो भी कोई भी लिक्विड है, जो द्रव है, उसमें उसको अगर हमने गैसीय अवस्था में क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो उसको कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम उसको कुछ ऊष्मा देंगे तो उस द्रव के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, मतलब कुछ ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, तब जाके वो टूटेंगे और वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, गैस यानी वाष्प में वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो जितनी ऊष्मा वो द्रव अपने पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए अवशोषित करेगा उसे कहा जाता है द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग पर होती है। तो जो वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन की जो क्रिया होती है वो द्रव की होती है ऑन द सरफेस यानी सतह पर होती है। जितना ज़्यादा सतह यानी सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। एक थाली लीजिए आप, इसमें पानी रखिए और एक गिलास में आप पानी रखोगे, तो देखो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, सतह का क्षेत्रफल, और इसका सतह का क्षेत्रफल कम है। तो वाष्पीकरण कहाँ पे ज़्यादा होगा, थाली में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक है। तो सतह का जो क्षेत्रफल होता है उस पर डिपेंड करता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग पर होती है, सतह पर होती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, शुष्क बर्फ क्या है, यानी व्हाट इज ड्राई आइस। तो जो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ है वो है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो ठोस CO2 होती है उसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, तत्व यानी एलिमेंट क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, सरलतम पदार्थ है, समान परमाणु से निर्मित होते हैं, ए और बी दोनों सही हैं, या डी ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों गलत हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो तत्व है वो क्या होता है, एक सरलतम पदार्थ होता है, बिल्कुल होता है। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है मैटर का, और समान परमाणु से निर्मित, बिल्कुल ये क्या होता है, समान परमाणु से निर्मित होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने ले रखा है कार्बन ले रखा है, तो जो कार्बन है हमने माना 2 ग्राम कार्बन ले लिया, तो उसमें क्या है, जो 2 ग्राम कार्बन वो कई कार्बन परमाणु से मिलकर बना है। तो समान परमाणु से निर्मित होता है तत्व। तो इसलिए ए और बी दोनों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएंगे। और आपने आवर्त सारणी में जितनी भी वो एलिमेंट्स वो सारी क्या हैं, तत्व जो आवर्त सारणी में दर्शाए गए हैं। और तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर यानी मेल्टिंग पॉइंट का अंतर कितना है 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण का को पृथक किया जाता है। यानी कि 2 ऐसे लिक्विड हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस कितना है, सिर्फ 25 केल्विन है। तो उनको हम कैसे पृथक करेंगे, जबकि वो क्या है, दोनों घुलनशील द्रव हैं, तो उनको किया जाता है यहाँ पे पृथक प्रभाजी आसवन द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। देखो एक होता है डिस्टिलेशन यानी आसवन, जो सरल आसवन होता है, तो उसमें 2 घुलनशील द्रवों को पृथक किया जाता है किसके बेस पर, उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पर। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, क्योंकि इसमें एक प्रभाजक स्तंभ लगा रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कोलाइडी कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कोलाइडी विलयन कौन है, चोकर का विलयन, नमक का विलयन, हवा या बादल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बादल। यहाँ पे क्या है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण, यानी जो कोहरा होता है, क्लाउड होता है, वो क्या है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अब ये कोलाइडी होता क्या है, कोलाइडी में होता है 2 इसमें फेज होती हैं, एक होती है डिस्पर्सेड फेज यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था, और एक होती है डिस्पर्सिंग फेज यानी परिक्षेपण प्रावस्था। अब देखो जो बादल होता है इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्सेड फेज होते हैं वो होता है लिक्विड यानी इसमें पानी की मात्रा होती है, और साथ ही साथ गैस क्या होती है, इसमें परिक्षेपण प्रावस्था होती है, जो वाष्प होती है। ठीक है, तो जो बादल में होता है उसमें लिक्विड अवस्था में भी और वाष्प अवस्था में क्या होता है, वाटर पाया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, एक कोलाइडी विलयन है। कुल मिला के लिक्विड और गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। और जब यहाँ पे लिक्विड और गैस क्या होंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था में होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। तो बादल एक क्या है, एरोसोल है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। तो देखो द्रव धातु कौन होती है, द्रव धातु होती है आपकी मरकरी यानी पारा, और जो द्रव अधातु होती है वो होती है ब्रोमीन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पे, पारा एक ऐसा क्या है, धातु है जो क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर है। पारे को कैसे, इसका सिंबल क्या होता है, Hg यानी मरकरी या पारा, और ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो CO2 है, तो CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो चाहे आप CO2 प्रयोगशाला की हो, चाहे वो वायुमंडलीय CO2 हो, चाहे वो कहीं की भी CO2 हो, तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है, क्या कहता है कि चाहे वो कहीं से भी लिया जाए, आप वायुमंडलीय हो, प्रयोगशाला से लिया जाए, लेकिन उसमें जो अनुपात है, तत्वों का अनुपात, वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। अब देखो अनुपात कितना होता है, CO2 कैसे निकालते हैं अनुपात, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें 2 अणु है ऑक्सीजन के, तो कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें 2 अणु है तो गुणा 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 12:32। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो 4×3=12:4=32, 3:8 होता है CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का। तो चाहे वो प्रयोगशाला में निर्मित CO2 हो, चाहे वो वायुमंडलीय CO2 हो, हमेशा अनुपात क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 हो जाएगा, यानी समान होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में। तो देखो यहाँ पे परमाणु की गणना कैसे करनी है, नंबर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ एटम इजकल टू गिवन मास, तो 100 ग्राम यहाँ पे दे रखा है, और मोलर मास यानी जो आपके पास एटम दे रखा है उसका मोलर मास कितना है, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होती है एवोगाड्रो नंबर। तो देखो नंबर ऑफ एटम हमें अगर किस में निकालने हैं, यहाँ पे हमें निकालने पहले कॉपर में। ठीक है, तो कॉपर का यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है, 100 ग्राम है, अपॉन कर देंगे मोलर मास, तो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 63 होता है, इंटू कर देंगे एवोगाड्रो नंबर, इसको Na कर दो। ठीक है,
एवोगाड्रो नंबर, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें सोडियम की बात, तो सोडियम में भी गिवन मास 100 है, और सोडियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, इसका होता है आपका 23, और इंटू इसको भी कर दो Na। ठीक है, तो Na और Na तो दोनों बराबर है। अब देखो 63 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ में आ जाएगा पॉइंट, और 23 का अगर 100 में देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो कुल मिला के सोडियम में है 4 नंबर ऑफ एटम, 4 पॉइंट कुछ एटम, और कॉपर में है 1 पॉइंट कुछ एटम। तो नंबर ऑफ एटम किसमें ज़्यादा है, सोडियम में ज़्यादा है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे टिन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं। तो टिन और लेड के सिंबल क्या होते हैं, तो टिन का होता है यहाँ पे SN, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है Z = 50, और जो लेड का होता है वो होता है PB, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 82। तो SN और PB यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो इसका जो सही आंसर है परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई यानी एक, अगर हम AMU की बात करें, या तो AMU से द्रव्यमान की जो द्रव्यमान किससे मापते हैं, AMU से, या इसको करते हैं U यानी यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 1U यानी द्रव्यमान की एक इकाई परमाणु द्रव्यमान = कितना होता है, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वां भाग। ठीक है, 1/12 के बराबर। यानी अगर आप कार्बन के 12 टुकड़े करोगे, एक कार्बन है और इसके 12 टुकड़े करोगे, तो इसका जो 12वें टुकड़े में से जो एक भाग होगा वो होगा 1 यूनिफाइड मास, यानी एक द्रव्यमान के बराबर। तो परमाणु द्रव्यमान किसकी इकाई है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। तो कार्बन के 12 भाग कर दिए, उसमें से जो एक भाग होगा उसका द्रव्यमान होगा 1U। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। और जो कार्बन 12 है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के मेजरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है वो दी जाती है 2n2। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है 2n²। ठीक है, अब माना यहाँ पे n मतलब जो कक्षा है n = माना 1 है, तो वो हो जाएगा 2 × 1²। तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। n = यदि 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 2², 2 × 4 = 8 हो जाएगा। दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा में वो कितनी होती है, 2n² होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, एक नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा, यानी जब हम नाभिक से दूर जाते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक, अब ये कक्ष है। ठीक है, तो नाभिक से दूर जाने पर जो कक्षों की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा बढ़ती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो यहाँ पे माना कोई इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एनर्जी दी, तो ये क्या चला जाएगा, अपनी ऊपरी कक्षा में चला जाएगा। और एनर्जी देंगे तो ये और ऊपरी कक्षा में चला जाएगा, और उसके बाद ये मतलब जैसे उसकी एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वो वापस उसी क्या कक्ष में आ जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर ऊपर जाएगा, तो जो ऊर्जा स्तर है कक्षकों का वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। यानी नाभिक से दूर जाने पर जो वो क्या है, ऊर्जा स्तर है कक्षकों का वो हमेशा बढ़ता है। तो कक्षों की ऊर्जा क्या बढ़ती है, नाभिक से दूर जाने पर यहाँ पे बढ़ती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है। तो यहाँ पे हीलियम में अष्टक नहीं होता है, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भरने के लिए मतलब वो यहाँ पे भर गए तो अष्टक की जरूरत ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, निम्न में किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है। तो अभी आपको बताया था कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है,
2n² होती है। तो k इजकल टू के क्या है, फर्स्ट कक्षक होती है, k इजकल टू 1 होता है, l इजकल टू 2 होता है और m इजकल टू होता है 3। तो 2 इंटू 3 रखो यहाँ पे स्क्वायर, 3 3 9 2 18। तो जो m कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो k में जो इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या होती है 2 होती है, l में होती है 8, m में होती है 18 और n में होती है 32। वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। k इजकल टू 1, l इजकल टू 2 आप रख सकते हो, m इजकल टू, ये तीसरी कक्षा होती है, n इजकल टू चौथी कक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे 2mg प्लस O2 2mgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अथवा मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे जो दो अभिकारक हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 2mgO। तो जब सिंगल क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया दे रखा है। वियोजन का मतलब होता है यानी डिसोसिएशन। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो 2 या 2 से अधिक कोई अभिकारक है तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में वो क्या हो जाता है, उत्पादों में टूट जाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और क्या है रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और संयोजन में क्या हो रहा है, संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो संयोजित होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सभी अभिक्रियाएं आपको यहाँ पे पता चल गई है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंगूर का किण्वन होता है क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेज आ रहे हैं। तो अंगूर का फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है, यानी जब हम जो कॉपर है उसको कॉपर चूर्ण को अगर हम वायु में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी, तो ये बनता है आपका CuO। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने आपको आती होगी। 2 यहाँ पे था ना ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसको भी 2 कर दो। अब यहाँ पे 2 कॉपर हो गए तो इसको यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये होगी वैलेंस। तो ये क्या होता है, जो ये बनता है आपका, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये काले रंग का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है जब हम कॉपर की क्रिया किससे करते हैं, वायु से यानी ऑक्सीजन से करते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो जो धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे Na2CO3 10H2O, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और जो वॉशिंग सोडा है इसका मेनली यूज क्या होता है, तो जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे जो रासायनिक नाम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या है, रासायनिक नाम है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी आपको बताया था NaHCO3। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो देखो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है, बॉक्साइड होता है। ठीक है, बॉक्साइड Al2O3 2H2 इसका फॉर्मूला है। अब ये बॉक्साइड होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती है। तो बॉक्साइड में जो अब अशुद्धियां हैं उनको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बेयर प्रक्रम। बेयर प्रक्रम द्वारा बॉक्साइड से की जो अशुद्धियां होती है उनको अलग किया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसको कहा जाता है एल्यूमिना। ये होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना का बाद में क्या किया जाता है,
विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस होती है शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने की। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम का क्या है, एक अयस्क है। बी ऑप्शन 23वां का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो इसको कहा जाता है धातुमल, जो कि एक अशुद्ध पदार्थ होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे 24वां का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? यानी यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो तत्व है उसके दो या दो से अधिक रूप हैं और उनमें जो गुणधर्म है उसको समान है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है अपरूपता, एलोट्रोपी। जैसे आपने कार्बन के अपरूप के बारे में सुना हो, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट, एक होता है हीरा और एक होता है फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है? C60, कार्बन 60 इसको कहा जाता है फुलेरिन। ये भी कार्बन का एक अपरूप है। और ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो हीरा होता है वो सबसे चमकदार होता है और विद्युत का वो क्या होता है? कुचालक होता है। और एक फुलेरिन हो गया जो कि C60 है, ये भी कार्बन का एक अपरूप यानी एलोट्रोपी है। तो क्वेश्चन नंबर 25वां का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26वां की ओर। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है डिटेल्स, वो आपको जरूर नोट करना है, ध्यान से समझना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन, इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही 12 प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं 1 रोवा के लिए, 12 मॉडल पेपर सेट, जिसका लिंक आपको, जिनकी पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से आप वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही साथ देखो एग्जाम नजदीक है और आपको अधिकांश से अधिक क्या करना है? प्रैक्टिस पे ध्यान देना है अपनी। तो प्रैक्टिस प्रत्येक दिन कोशिश करें कि एक मॉडल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व जरूर करना है। तो इन सभी 12 मॉडल पेपर सेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? जो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? ये क्या होता है? HCOOH, ये होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। तो इसका जो सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और देखो, जो ये मेथेनोइक यानी जो फॉर्मिक अम्ल होता है किसमें पाया जाता है? एक तो जो चींटी होती है उसके डंक में, और साथ साथ एक नेटल का प्लांट होता है उसके डंक में भी ये मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ए ऑप्शन 27 का यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे एसिटिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला CH3COOH, जिसमें क्या है? 2 कार्बन परमाणु है। प्रोपेनोइक अम्ल जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं, CH3CH2COOH, और ब्यूटेनोइक में 4। तो एसिटिक अम्ल ये कैसे में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपका चींटी और नेटल के डंक में। क्वेश्चन नंबर 28वां यहाँ पे, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह यानी क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है? तो एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। बाकी ये CHO, ये किसका क्रियात्मक समूह होता है? ये होता है एल्डिहाइड का। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये तो एल्कीन का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये होता है एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये O किसका होता है? तो ये होता है ईथर का, ROR, ये होता है ईथर का। क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ पे, आवर्त सारणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर, तो वर्ग कितने होते हैं? टोटल 18। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? तो धातुई गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 का। धातुई जो गुण होता है वो अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, क्योंकि आवर्त सारणी आपने देखी होगी उसमें बाएं और सभी लगभग धातु पाए जाते हैं, फिर बीच में उपधातु होते हैं। ऐसे में आपको बताया था पिछले वाले जो मॉडल पेपर फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन आया था कि उपधातु कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको बताया था। और साथ साथ इधर होते हैं उपधातु, इधर होते हैं अधातु, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेटोलाइट्स यानी उपधातु होते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर ये सारी क्या है? यहाँ पे धातु हैं, धातुई गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, जबकि बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण
घट रहा है, क्योंकि दाएं तो क्या है, अधातु हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे 29 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, आधुनिक आवाज सारणी में वर्ग सेकंड, ये सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, वर्ग सेकंड के तत्व कहलाते हैं। तो टोटल 18 वर्ग होते हैं, तो उसमें जो सेकंड वर्ग है उसके तत्व कहलाते हैं यहाँ पे मृदा धातुएं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। हैलोजन किसे कहा जाता है, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उनको हैलोजन कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। देखो जीन को कहते हैं आनुवांशिकता की इकाई, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, जो गुण होते हैं वो जीन के माध्यम से ही जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये किसने बतलाया था, ये बतलाया था जोहानसन ने। ए ऑप्शन यहाँ पे जोहानसन ने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण जाते हैं वो किसी कारण जाते हैं, हो जाते हैं जीन के द्वारा। और जीन शब्द किसने दिया था, ये भी जोहानसन ने ही दिया था। तो ये आपको जरूर नोट करना है, जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने। ए ऑप्शन 31 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, कोशिका भित्ति होती है। तो जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, ये होती है पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कि यहाँ पे वो इसमें लगभग सभी मटेरियल अंदर पारगम्य। देखो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गनेस और जो क्या होते हैं प्रोटेक्शन करती है ये पूरी सेल का, जो सबसे बाहरी वाल होती है सेल वाल। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, कोशिका भित्ति होती है। तो देखो जो कोशिका भित्ति होती है उसका कार्य क्या होता है, मेनली प्रोटेक्शन का, स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करती है कोशिका को। लेकिन ये क्या होती है, पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब जिससे कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है। अर्धपारगम्य जिससे कुछ ही मटेरियल या एलिमेंट्स इस झिल्ली के अंदर जाते हैं। सिलेक्टिव पारगम्य, कुछ चयनित पदार्थ यहाँ पे क्या जाते हैं, इस झिल्ली के अंदर जा सकते हैं। तो कोशिका भित्ति का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वो मतलब जो एलिमेंट्स या पदार्थ है वो अंदर कौन जा रहा है बाहर कौन जा रहा है। इसका कार्य क्या है, मेनली प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करना है सेल को। तो 32 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो यदि राइबोसोम अनुपस्थित होता है कोशिका में तो तब क्या नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किसका कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य ही होता है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखो राइबोसोम क्या है, ये एक कोशिकांग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग किसको कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। ये एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो जो 70S यूनिट वाला राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और साथ ही साथ जो यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 80S यूनिट वाला जो राइबोसोम होता है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, जंतु कोशिका यानी जो एनिमल सेल होती है उसके सबसे बाहरी घेरे को कहा जाता है। तो जो एनिमल सेल का सबसे बाहरी लेयर या बाहरी घेरा होता है उसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर कौन होती है, कोशिका झिल्ली। एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है। तो कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी झिल्ली होती है जंतु कोशिका की। अब देखो कोशिका भित्ति आपको बता दिया है, प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है जिसका मेन कार्य होता है प्रोटेक्शन और कोशिका को स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करना। कोशिका झिल्ली बता दिया आपको, ये जंतु सेल में होती है सबसे बाहर। टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो जो रिक्तिका होती है प्लांट में 90% जो भाग होता है वो रिक्तिका का यानी वैक्यूल्स का बना होता है, और रिक्तिका की जो बाहरी लेयर होती है मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है सेल सैप। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे हिस्टोलॉजी में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतक विज्ञान। माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी हो गया ऊतक विज्ञान। साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ द सेल, साइटोलॉजी। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी शारीरिक विज्ञान का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, जिस साइंस में किया जाता है उसको कहा जाता है एनाटॉमी। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? यानी जो शरीर की सतह पर पाए जाते हैं, तो सतह में कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑर्गन की सतह का निर्माण करते हैं, सतह में पाए जाते हैं यानी त्वचा में। जो त्वचा में होता है इसमें कौन सा ऊतक होता है? एपिथेलियम। इसका कार्य क्या है? मेन कार्य प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना अंगों को। अब यहाँ पे देखो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी योजी ऊतक क्या होते हैं? जो कनेक्टिव यानी अंगों को जोड़ते हैं। जैसे रुधिर हो गया, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद कंकालीय ऊतक क्या होते हैं? ये होते हैं, ये भी एक संयोजी ऊतक होते हैं, और इसमें एक उपास्थि हो गया जो कि लचीला जो जोड़ों पे होता है, और एक होता है अस्थि, ये आते हैं कंकालीय ऊतक में। और तंत्रिका ऊतक नर्व सिस्टम, जो संवेदना या अंगों में जो कार्य होते हैं, अंगों और कार्यों में, अंगों के क्या कार्य है उनमें सामंजस्य बिठाना, ये सारा कंट्रोल किस में होता है? तंत्रिका ऊतक में होता है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन होती है? न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं। देखो पेशाब ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन सिस्टम से संबंधित है। तो जहाँ पर उत्सर्जन होता है, जैसे लार ग्रंथि, लार का उत्सर्जन होता है, तो वहाँ पे हो गया। किडनी में हो गया, किडनी में यूरिन का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? घनाभ उपकला पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यूबाइड, ठीक है, इपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, अरेखित पेशी है, अनैच्छिक है, ऐच्छिक है, इनमें ए एंड बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? देखो अनैच्छिक पेशी, मसल्स यानी जो पेशी होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेखित, जिनको ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। एक होती है अरेखित, जिनको अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। तो यानी जो ये अरेखित पेशी है, अरेखित मसल्स है, ये होती है अनैच्छिक। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो मसल्स का यानी पेशी का टाइप होता है वो होता है कार्डियक मसल्स। अब देखो जो रेखित यानी ऐच्छिक पेशी होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा अनुसार। तो जो इच्छानुसार कार्य होते हैं उन सब जगह पाई जाती है। जो इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं उन सब जगह पाई जाती है यहाँ पे ऐच्छिक पेशी यानी ऐच्छिक मसल। जो मसल्स अपने अनुसार काम कर सकती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है। जैसे फेस हो गया, जीभ हो गया, जीभ को जब हम चाहे तब वो कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। वो जो जीभ में जो मसल्स है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। नेक हो गया, गर्दन को हम घुमा सकते हैं। और ये जो ऐच्छिक पेशियाँ हो जाती हैं, ये जब ज़्यादा काम करती है तो थक जाती है। जैसे हम गर्दन को बहुत देर तक घुमाएंगे तो गर्दन थक जाएगी। तो इन सब में क्या है? ऐच्छिक पेशियाँ हैं। उसके बाद जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है और ये अपनी इच्छानुसार काम करती है। हमारी इच्छानुसार ये काम नहीं कर रही है। और जैसे क्या हो गया? आहारनाल हो गया, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय, इन सब में क्या पाई जाती है? अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, ये हृदय में पाई जाती है, ठीक है, कार्डियक मसल। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। पेशी यानी मसल्स 3 टाइप की होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत। तो CO2 का जो प्रतिशत होता है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में वो होता है 90% से अधिक CO2 पाई जाती है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। डी ऑप्शन 39 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोर देन 95%। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, कोहरा एक कोलाइडी अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? तो कोहरा को कहा जाता है यहाँ पे जो एक कोलाइडी अवस्था है, इसे कहा जाता है एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है? लिक्विड और गैस का ये मिश्रण होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये इमल्सन है, इमल्सन का एग्जाम्पल आप जैसे तो मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, इसमें लिक्विड का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। लिक्विड का ये विलयन होता है, लिक्विड का कोलाइडी विलयन। सोल क्या होता है? तो जो सोल होता है उसमें सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। जैसे इसमें क्या हो सकता है? कीचड़, मड, कीचड़ एक क्या है? सोल है। और जेल क्या होता है? इसमें लिक्विड और सॉलिड का ये कोलाइडी विलयन होता है। जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, ये सब किस में आते हैं? जेल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, पश्चिमी विक्षोभ से किस राज्य में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ ये एक मौसमी परिघटना होती है। पश्चिम में ये तो पश्चिमी कौन सा यहाँ पर राज्य है? तो आपका जो हरियाणा है, सबसे पश्चिमी क्या है इसमें? हरियाणा है। जो पश्चिमी विक्षोभ जो ये मौसमी परिघटना ये विशेषकर कहाँ होती है? राजस्थान, पंजाब या हरियाणा में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? वर्षा होती है और ये काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो ये होता है आपका हरियाणा में, इसमें वर्षा होती है। डी ऑप्शन, विशेषकर
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। तो डी ऑप्शन 41 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे निम्न में कौन हरित ग्रह गैस है? तो हरित ग्रह गैस यहाँ पे मीथेन। और कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी एक क्या है हरित ग्रह गैस है, N2O हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारी क्या है आपकी, ये आपको जरूर नोट करनी है, ये है आपकी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी क्या है आपकी हरित ग्रह गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, झील आदि के निकटवर्ती क्षेत्रों में पौधों और जीवों की संख्या और प्रजातियां अधिक होती हैं, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? जीवों के लिए जल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, यहाँ पे ये सही है। जैव विविधता के लिए जल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है यहाँ पे जैव विविधता के लिए, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो जल में भी इतने सारे क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। बीजों के अंकुरण और पौधे की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे 43 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे BOD क्या है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो BOD होती है यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों की माप। देखो जलाशय में जितनी ज़्यादा कार्बनिक अशुद्धियाँ होंगी उतनी ज़्यादा जलाशय में क्या होंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जलाशय में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके मृत्यु हो जाएगी। तो जलाशयों में उपस्थित कार्बन अशुद्धियों की ये एक माप है, जितनी ज़्यादा कार्बन अशुद्धियाँ बढ़ेगी वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। BOD का मतलब क्या है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका मतलब है कार्बनिक अशुद्धियों की माप जलाशय में। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है। तो जो मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है वो होता है 120 mmHg। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्लांट में पत्ती क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। स्ट्रोमा ग्राना ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और हरित लवक यानी क्लोरोफिल ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 47, वाष्पोत्सर्जन यानी जो ट्रांसपायरेशन जो पत्तियों में होती है, जो प्लांट में होती है, प्लांट की पत्तियों में क्या होना, वहाँ से जो स्टोमेटा होते हैं उससे जो वाटर होता है उसका वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प में बदल जाना। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये है आपकी भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे वो रासायनिक परिवर्तन होता है, जहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे होता है वो भौतिक परिवर्तन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है प्लांट में? तो स्टोमेटा जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, और लॉस ऑफ वाटर यानी वाटर का वाष्प में बदल जाना, ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 48, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कैसे पाया जाता है? जनरली प्लांट में सभी प्लांट क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं जनरली। और ये किसमें इसके लिए आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए? क्लोरोफिल बिल्कुल ये आवश्यक है। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी अति आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल आवश्यक है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो जो ये क्रिया होती है जब पायरुवेट का विखंडन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है वो होती है अमाशय में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ से जठर रस, इन जो जठर ग्रंथियाँ होती है इनसे जठर रस निकलता है जिसमें HCl पाया जाता है। इसमें HCl पाया जाता है और HCl क्या करता है, जो निष्क्रिय एंजाइम होती है अमाशय में उनको एक्टिव करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। तो दोस्तों जो ये मॉडल पेपर 2 था इसका पार्ट 1 आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं 51 से लेकर 100 तक, ये नेक्स्ट यानी इसके मॉडल पेपर 2 के पार्ट 2 में आएंगे। दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, और ऐसे ही 12 मॉडल पेपर वंदरवा के लिए 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आपको ये 12 मॉडल पेपर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।